दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक स्पेशल सेशन, जिसमें कि आप लोगों को मिक्स क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे साइंस और स्टैटिक जीके के। तो दोस्तों अगर आप लोग नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के विक्रमादित्य बैच के बारे में, जो कि आपके एक डिटेल बैच कोर्स होने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। दोस्तों ये बैच कोर्स जो है वो आपका 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि आपका 1 फरवरी तक चलने वाला है। और डिफेंस के इन एजुकेटर्स के द्वारा जो है आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। साथ ही मैं जो है आप लोगों को यहाँ पर रीजनिंग एंड साइंस पढ़ाऊँगा। तो अगर आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस बैच कोर्स में इनरोल ज़रूर से कर लीजिएगा। और इनरोल करते टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को इस बैच कोर्स में जो है वो 10% का जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इसकी लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है मुझे अनअकैडमी पे फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को जो है मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो इसके लिए जो है आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में जो है आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको डिफेंस की कैटेगरी में जाके जो है मेरा यूज़र नेम सर्च कर लेना है। इसके अलावा मेरी प्रोफाइल की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं एनीमोमीटर, एरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर स्पीडोमीटर। तो यहाँ पे हवा की गति को मापने के लिए जो है एनीमोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ ही जो है हवा की शक्ति को मापने के लिए भी जो है एनीमोमीटर को प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है हाइग्रोमीटर, वायुमंडल का जल वाष्प अंश। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है लेक्टोमीटर, तरल का विशिष्ट घनत्व। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ना, ये लेक्टोमीटर, तरल का विशिष्ट घनत्व, तो ये यहाँ पे जो है गलत हो जाता है, क्योंकि लेक्टोमीटर के द्वारा जो है मिल्क यानी कि दूध की सांद्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में सही दिया गया है, वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा और सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत चुंबक का आविष्कार जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विद्युत चुंबक की बात आई है तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विलियम स्टर्जन। ठीक है, विलियम स्टर्जन के द्वारा जो है विद्युत चुंबक का आविष्कार किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एनिको फर्मी। तो एनिको फर्मी के द्वारा जो है आपके परमाणु भट्टी का आविष्कार किया गया था। और ऑप्शन नंबर सी में ये जो जे थॉमसन दिया गया है, इनके बारे में हम पहले से जानते हैं, इनके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, और रेदरफोर्ड के द्वारा जो है वो परमाणु संरचना का मॉडल जो है वो दिया गया था। तो इस प्रकार से मैंने आपके सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों बाकी के सब्जेक्ट्स भी जो है आप लोगों को 1-2 दिन में देखने को मिल जाएंगे। हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो है वो शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 साल, 2 महीने, इसे राष्ट्रपति जब तक रद्द ना कर दे तब तक, या फिर 6 महीने। तो देखिए हमारा जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को जो है संसद में मतलब कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये अल्पकालीन सत्र होते हैं और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो 6 महीने तक रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 मंथ्स। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है वो कौन सा है। ऑप्शंस हैं महिला कल्याण बैंक, भारतीय महिला बैंक, भारतीय बैंक या फिर सिडबी। तो भारतीय महिला बैंक जो है ये भारत का पहला महिला बैंक था और इसकी शुरुआत जो है वो 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। पहले जो है इसकी 7 ब्रांच थी, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय महिला बैंक।
अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर जो है आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे जो है आपको सही मिलान करना है कि कौन सा जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो मिलान करिए कॉलम 1 का जो है कॉलम बी से, यानी कि नृत्य के प्रकार और राज्य। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बिहू, ठीक है। तो बिहू जो है कहाँ का हो जाएगा, तो असम का हो जाएगा, यानी कि 3, ठीक है। तो बिहू असम का हो गया। फिर गरबा दिया हुआ है, तो गरबा गुजरात का हो जाएगा, तो गरबा के लिए हो जाएगा अपना 1, ठीक है। फिर देखिए आपको दिया हुआ है तमाशा, तो तमाशा कहाँ का हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा महाराष्ट्र का, ठीक है। तो महाराष्ट्र 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर। उसके बाद में नौटंकी दिया हुआ है, तो नौटंकी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो कि आपको 2 में दिया हुआ है, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के हिंदी थिएटर का पिता जो है वो किसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी, रेलवे और डिफेंस में। तो देखिए दादा साहब फाल्के को जो है वो भारतीय सिनेमा का जो है पिता कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो कि आपके भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है रडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी तरंगें होती है, ठीक है। तो रडार की बात आई है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो संसूचन और रेंजिंग, या फिर इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है इसको हम बोलते हैं, और इसी को जो है संक्षिप्त रूप में यानी कि छोटे रूप में जो है रडार कहा जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा जो है सूक्ष्म रेडियो तरंगों की सहायता से आकाशगामी जो वायुयान होते हैं उनकी स्थिति और दूरी का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगें। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के ऊपर आधारित होता है, सॉरी कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया के ऊपर आधारित होता है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि ताप नाभिकीय संलयन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के ऊपर आधारित होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 जो हल्के नाभिक होते हैं वो उच्च तापमान पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी जो है उसमें हल्के नाभिकों का संलयन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सापेक्षिकता के सिद्धांत की खोज किसने की थी, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि आपके एक फिजिक्स वाले थे, यानी कि भौतिक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो है सापेक्षिकता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी कि E = mc² जिसको हम सब पढ़ते हैं वो दिया था, ठीक है। और इसी के लिए जो है इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुँचाती है, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणें जिनको हम यूवी रेज भी बोलते हैं, तो एक प्रकार की छोटी मतलब कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, जिनमें की तरंग दैर्ध्य जो है वो दृश्य प्रकाश से छोटी और एक्स किरणों से बड़ी होती है, ठीक है। ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है ये हमारे शरीर को जो है त्वचा होती है यानी कि स्किन जो होती है उसको डैमेज करती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूवी रेज। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, ठीक है। तो लोकसभा जो होता है ये भारतीय संसद का निचला सदन होता है, और ऊपरी सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग सदन में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, यानी कि 552 जो है वो हो सकती है, जिसमें कि भाई 530 जो होते हैं वो विभिन्न राज्यों से हो सकते हैं, और 20 जो होते हैं वो आपके केंद्र शासित प्रदेश से हो सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 552। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की उसकी जो है वो सभी समितियों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और इसका जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसका जो काम था वो नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का था, ठीक है। इसमें जो है 7 सदस्य थे, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसलिए जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको दिया गया है कि एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो एक बंद विद्युत परिपथ में जो है वोल्टेज और दिष्ट धारा का अनुपात जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि स्थिर रहता है। यदि बंद विद्युत परिपथ में जो है दिष्ट धारा सप्लाई देने पर जो है प्रतिरोध जो होगा परिपथ का और प्रतिबाधा जो होगी वो शून्य होगी। ठीक है, और नोट पॉइंट में ये याद रखिएगा कि एक जो बंद परिपथ होता है उसका अनुपात जो होता है वो हमेशा आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रहता है, यानी कि कांस्टेंट। अब देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपको दिया गया है कि नाभिकीय प्रतिघातक यानी कि नाभिकीय रिएक्टर में जो है ढाल के रूप में यानी कि जो शील्ड के रूप में जो है इनमें से कौन सी धातु का उपयोग में लिया जाता है। तो नाभिकीय प्रतिघातक या फिर नाभिकीय रिएक्टर में जो है शील्ड के रूप में यानी कि ढाल के रूप में जो है पीबी यानी कि लेड को जो है यूज में लिया जाता है। लेड जो कि आपके धातु होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। अब एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिलिकॉन जो है वो किस प्रकार का पदार्थ है। आपके ऑप्शंस हैं अर्धचालक, कुचालक, चालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।